हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं बहुत ही खास होने वाला है। तो सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई कोई मेरे प्रिय साथी स्किप नहीं करेंगे वीडियो को। आज की जो वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस का पीवाईक्यू है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग के लिए आज का पार्ट नंबर 17 है। अभी तक आप लोग 1 से 16 पार्ट तक नहीं देखें तो पूरा वीडियो आप लोग को हमारे चैनल पर मिल जाएगा टारगेट टू पीवी पे। ठीक है, तो आज के देखेंगे आज के जो प्रश्न कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, कितना ज़्यादा खास हो सकता है। सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है आप लोग को। और आप लोग को बता दें पीवाईक्यू हल करने से क्या होता है, आप लोग को हिंट पता चल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तरीका पहले से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से देखते हैं आप लोग कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है, कितना तैयारी आप लोग कर चुके हैं और तैयारी कैसे चल रही है आप लोग को। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से, और कमेंट में बात बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं साथियों हमारा पहला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है हमारा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार की है, पश्चिम बंगाल का है, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए। तो बता दूं साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बिहार हो जाएगा। क्या बिहार, ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था वो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है आज का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। बेकेलाइट है, पीतल है, हीरा है, तरल हीलियम है। तो बता दें इस जो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको समझ में भी आ गया इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बेकेलाइट, बेकेलाइट ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो कितने मेरे साथियों को पता था इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, बेकेलाइट आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का है, देख सकते हैं आज का अगला प्रश्न आप लोग के लिए है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से। तो तीसरा प्रश्न बोला है दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करता है, राष्ट्रपति करते हैं, विपक्ष का नेता करता है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए है। तो बता दें साथियों बहुत ही सिंपल आप लोग का आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। तो अध्यक्ष करता है, तो कौन करता है, अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, तो अध्यक्ष करता है। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं अच्छे से। हमारे 3 प्रश्नों को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा साथियों, आज का हमारा चौथा प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से। तो चौथा प्रश्न हमारा क्या बोला है, चौथा प्रश्न बोला है गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। तो गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था, ये आप लोग को बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न, आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। राहुल था, उपाली था, आनंद था, उपगुप्त था। तो साथियों अधिकतर सभी मेरे प्रिय साथियों को पता होगा ये हमारा हिस्ट्री का प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें राहुल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या राहुल, क्या होगा राहुल। तो राहुल आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा राहुल। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। ठीक है, गौतम बुद्ध का पुत्र के जो नाम थे उनका वो राहुल था। तो चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो आपकी स्क्रीन पे हमारा आज का है 5वां प्रश्न। तो 5वें प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से और कौन बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो बोला है हुमायूं नामा किसके 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 द्वारा रचित है। हुमायूं नामा जो है वो किसके द्वारा रचित है ये बताना आप लोग को। गुलबदन बेगम के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा। तो साथ ही बता दें इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा कि हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है। तो हुमायूं जो नामा है वह गुलबदन के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम के द्वारा क्या हमारा रचित है। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। गुलबदन बेगम आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है आज का, अगला प्रश्न हमारा आज का जो 6वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है। तो स्क्रीन पे देखिए आप लोग, आज का हमारा 6वां प्रश्न है। 6ठे प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से और बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है।
तो सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट जरूर करना, क्योंकि स्पेशल प्रश्न आप लोग के लिए आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए, ठीक है। तो बोला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है, ये हमारा नहर से प्रश्न पूछ दिया है साथियों। तो चंपाकरा क्या है, चंपकरा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, बरघम है और उद्योग मंडल नहर है। तो साथियों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। क्या होगा, इंदिरा 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 गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के पास। चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न हमारा आज का 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है 7वां प्रश्न आज का हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए। तो साथियों एक बात ध्यान रखना, आप लोग प्रश्न को पढ़ेंगे जो आप लोग के लिए पास महत्वपूर्ण होंगे, जो रिपीटेड होने की संभावना रहेंगी, आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा पहले से प्रश्न की भावना क्या करती है, ठीक है। क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को बताता हूँ जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जो रिपीटेड हो, उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए आप लोग। क्योंकि फालतू चीज़ों को आप लोग के पास मत पढ़िए, क्योंकि समय बहुत ही कम है आप लोग के पास, अब कंपटीशन बहुत ही हाई है। तो बातों को ध्यान में रखते हुए तब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो 7वां प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो किस वर्ष शुरू की गई थी, 1936 में, 1928 में, 1988 में, 1972 में। किसी भी प्रश्न को तुक्का मत मारना आप लोग। कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं आप लोग, किसी भी एग्जाम में तुक्का नहीं मारना आप लोग को। अगर सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए तो मेहनत करके लीजिए, तुक्का का प्रयोग मत कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1928 वाला, इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, 8वां प्रश्न। तो 8वें प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। बोला है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े की बलिदान से संबंधित है। तो क्या बोला है प्रश्न, निम्नलिखित में से यज्ञ में से कौन सा घोड़े की बलिदान से संबंधित, तो घोड़े के बलिदान से संबंधित है। क्या इसमें से अग्निस्टोम यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है, राजसू यज्ञ है और वाजपेयी यज्ञ है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को बता दें अश्वमेघ। क्या होगा, अश्वमेघ यज्ञ आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण था इस प्रश्न आपको, तो समझ गए अच्छे से आप लोग। अश्वमेघ यज्ञ आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 8वें प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो इसी प्रकार चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ गया है, 9वां प्रश्न। तो 9वें प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। और जो हमारे प्रिय साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। यहाँ पे हर एक वनडे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है। तो देख रहे हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न बोला है, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है। तो राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है। तो अध्यादेश क्या है साथियों, मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या सकता है, आप लोग के लिए स्क्रीन पे है। तो बता दें साथियों राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति पहली राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, क्या राष्ट्रपति की विधायी शक्ति आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आज का 9वां प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बी वाला हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के लिए। तो चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आज का आ गया है 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से देखिए। हम लोग 1 से 10 प्रश्न तक पहुंच गए कि आप लोगों को कोई भी प्रश्न में डाउट हुआ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथियों, ठीक है। आप अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझसे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। बाकी आप लोग के पास कमेंट बॉक्स है, उसमें भी आप लोग अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न बोला है, ध्वनि से नहीं गुजर सकती। ध्वनि से नहीं गुजर सकती, तो क्या ऐसा चीज़ है ध्वनि से नहीं गुजर सकती। ग्रेनाइट है, निर्वात है, आसूत जल है और हीलियम गैस है। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि से नहीं गुजर सकती है। तो ध्वनि से नहीं गुजर सकती, क्या नहीं गुजर सकती, निर्वात जो आप लोग का ध्वनि से नहीं गुजर सकती है, ध्वनि से नहीं गुजर सकती है निर्वात आप लोग का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के लिए। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से।
ध्वनि से नहीं गुजर सकती, ध्वनि से निर्वात नहीं गुजर सकती है। चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न आज की स्क्रीन पे आ क्या, आज के 11 प्रश्न थे। 11 प्रश्नों को पढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है, बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। सेम डिट्टो प्रश्न है, ए टू जेड आप लोग के ऐसे प्रश्न नॉर्मली प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग कांस्टेबल के एग्जाम बहुत ही अच्छे से क्लियर करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है ना साथियों, वहाँ पे हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते, क्योंकि उसमें फिजिकल भी हार्ड होता है। 5:45 पे आप लोग को रनिंग भी कंप्लीट करना होता है, आप लोग को 1600 मीटर की रनिंग, तो थोड़ा उसमें फिजिकल टाइट है, लेकिन इस एग्जाम ज़्यादा टाइट नहीं है, आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत की जरूरत है आप लोग के पास, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 263 की, अनुच्छेद 200 की, अनुच्छेद 280 की, अनुच्छेद 222 की। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए, अनुच्छेद क्या हो सकता है, बताइए आप लोग। अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 263 होगा, 200 होगा, 280 होगा, 222 होगा। तो अनुच्छेद 263 वाला आप लोग को दिख रहा होगा, अनुच्छेद 263, यही आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने प्रिय साथियों का आंसर सही था वह कमेंट कीजिए, ठीक है। वह कमेंट करना जरूर, ठीक है, भूलना मत आप लोग, जरूर कमेंट करना साथियों, क्योंकि एक एक कमेंट का ना बहुत ही मोटिवेट मिलता है मुझसे, ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए साथियों। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं इस पर अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमारा आज का कौन सा? आज का हमारा 12 प्रश्न है, तो 12 प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से। 12 प्रश्न बोला है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में। तो किस में है? कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना में कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कर्नाटक। क्या? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए वाला, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का क्या साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के लिए, आज का जो 12 प्रश्न था हमारा। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, आज का हमारा 13 प्रश्न है। तो 13 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हैं, बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में। तो साथियों 13 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से। 13 प्रश्न बोला है आज का हमारा अर्थशास्त्र। देखिए पहले ही अर्थशास्त्र प्रश्न बन चुका है साथियों। मैंने आप लोग को बताया था ज्योग्राफी से प्रश्न अधिकतर आप लोग को पूछे जाते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स। मैं जितने पॉइंट को बता दिया उस पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछने के वहाँ से 100% चांस है, और अधिकतर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, स्ट्रेटेजी के हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। इतने पॉइंट को अच्छे से आप लोग रट लेना, ठीक है। बाकी आप लोग साइंस के चक्कर मत पड़ना, क्योंकि पूरे साइंस से 6 प्रश्न पूछ जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था आप लोग क्या करना है, आप लोग को करना है 50 में से 40 प्रश्नों को सही करना है। तो ठीक है, तो 10 प्रश्नों को छोड़ देंगे आप लोगों को, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग को करना सब कुछ, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए आप लोग, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो देखते हैं आज का 13 प्रश्न क्या है। अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई? 1929 में, 1951 में, 1947 में, 1935 में। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोग के लिए। तो बता दें इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1929। क्या? 1929। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों हमारा आज का कौन सा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आज का हमारा 14 प्रश्न है। तो 14 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से, बताइए 14 प्रश्न क्या हमारा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है साथियों, आप लोगों को पता भी होगा। राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल करते हैं, सांसद करता है कि प्रधानमंत्री करते हैं? कौन करते हैं बताइए आप लोग अच्छे से, तुक्का मत मारना आप लोग। आ रहा है आंसर तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राष्ट्रपति करता है। क्या? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 14वें का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का करेक्ट आंसर आप लोग का 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आज का कौन सा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, हमारा आज का 15 प्रश्न बहुत ही छोटा प्रश्न है, ग्रंथि से है, ठीक है, ग्रंथि से है। तो ग्रंथि से प्रश्न आप लोग का बायोलॉजिकल सिस्टम का प्रश्न बोला है, गलगंड ग्रंथि का एक रोग है। गलगंड ग्रंथि का एक रोग है, तो बताइए आप लोग क्या रोग है? थायराइड है, अधिवृक्क है, वसी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो बताइए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए, सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। मैं बताता हूँ पहले, थायराइड। क्या? तो
थायराइड आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। तो पहला प्रश्न का आप लोग के 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के लिए। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा आज का कौन सा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, हमारा 16 प्रश्न। तो 16 प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से और बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। 16 प्रश्न बोला है वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था। देख रहे हमारा खेल कूद से प्रश्न बन चुका है, यानी स्पोर्ट्स से प्रश्न बना है। स्पोर्ट्स से 3 से 4 प्रश्न अधिकतर पूछ दिए जाते हैं, अगर पूरे 50 प्रश्नों को देखेंगे तो आप लोग, ठीक है। तो माइकल जॉर्डन है, विलियम जी मॉर्गन है, बेन पियर्सन है, कारच केरले हैं। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विलियम जी मॉर्गन। क्या विलियम जी मॉर्गन आप लोग का इस प्रश्न का साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो बढ़ते हैं इसी प्रकार हमारा अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न हमारा आज का कौन सा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज का हमारा 17 प्रश्न है। तो 17 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से, बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए है। देखते हैं प्रश्नों को समझ जाएंगे आप लोग महत्वपूर्ण है या नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है। तो क्योंकि मैं छांट कर प्रश्नों को बताता हूं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उन्हीं प्रश्नों को बताते हैं, बेफालतू चीज़ों को अपने वीडियो में नहीं लाते, ठीक है। तो अब बोला है 17 प्रश्न आज का हमारा, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। तो भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। तो देख सकते हैं हमारा क्या है, 10 लाख जूल है, 360 लाख जूल है, 1000 जूल है और 3600 जूल है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 36 लाख जूल, ठीक है। तो 36 लाख जूल आप लोग का क्या होगा, 360 लाख आप जूल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आप लोग का। तो क्लियर हो गए सभी साथी अच्छे से। हमने 17 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। हमने 1 से 17 प्रश्न तक पहुँच गए आप लोग को बिना डाउट की तरह, ठीक है। तो इसी प्रकार से बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का जो अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है हमारा आज का 18 प्रश्न। तो 18 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से, बताते हैं कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर। तो देख सकते हैं आज का प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। तो साथ ही बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है आप लोग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए आप लोग इस प्रश्न का आंसर, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए आप लोग, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। तो कलंगुट बीच है, मरीना बीच है, कोवलम बीच है, गोकर्ण बीच है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। आप लोग के लिए बताइए, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर चाहिए मुझे, कमेंट में कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा मरीना बीच। क्या होगा, मरीना बीच, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी तक आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, तो कितनी मेरे प्रिय साथियों का ऑप्शन सही है वो कमेंट कीजिएंगे, ठीक है। मैं देखूंगा, ठीक है। दिल से सुकून मिलता है भाई, दिल से सुकून मिलता है। सच बताएं तो आप लोग एक कमेंट सुना, दिल से सुकून मिलता है। अगर आप मुझे दिल से सुकून चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जो भी प्रश्न आप लोग के आ रहे हैं। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज के जो अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। आज का हमारा 19 प्रश्न है। तो 19 प्रश्नों को पढ़ते हैं और बताते हैं कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर। तो बोला है 19वां प्रश्न बोला है प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। क्या बोला है प्रश्न, प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। तो अत्यधिक शीत गैस होता है, आयनीकृत गैस होते हैं, आयनीकृत तरल पदार्थ होता है, अधिक तप्त ठोस होता है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ। 19वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, 19वें प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ आयनीकृत गैस, ठीक है। तो आयनीकृत गैस आप लोग का इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोग के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के लिए। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा, आज का हमारा 20वां प्रश्न है। तो 20वें प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न साथियों, अंतिम प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो अब लास्ट में आप लोग को बताना है स्कोर कितना आप लोग का आया है पूरे 20 प्रश्न में से। आप लोग कितने प्रश्नों को राइट किए हैं, कितने प्रश्नों को गलत किए हैं आप लोग का, ठीक है। तो चलते हैं देख लेते हैं आज का जो 20वां प्रश्न है साथियों। 20वें प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है साथियों। देख लिया हमने 20 प्रश्न के अंदर ही हमने 2 प्रश्नों को पा लिए जो स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे, जो खेलकूद से प्रश्न बने हैं साथियों। बस समझ चुके हैं आप लोग कितना आप लोग के लिए मैं बता दिया कि आप लोग के लिए स्पोर्ट्स से प्रश्न बनते हैं। 4 से 5 प्रश्न आप लोग के स्पोर्ट्स से पक्का बनेंगे, ठीक है।
अगर आप पूरे 50 प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने 20 प्रश्नों को बताया, 20 प्रश्न में 2 प्रश्न आप लोग के फंसे स्पोर्ट के, तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोग के पूरे 50 प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें आप लोग के 4 से 5 प्रश्न आप लोग के अधिकतर मिल जाएंगे स्पोर्ट्स से। ठीक है, तो 2022 में होने वाली एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? इंडोनेशिया है, चीन है, मलेशिया है, भारत है। तो सभी साथी से निवेदन है इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। साथ ही मैं बता देता हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का चीन हो जाएगा, यानी आप लोग का चाइना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी, हमने 20 प्रश्नों को कवर कर लिया। आप लोग बताइए आप लोग स्कोर एंड में कितना आप लोग का स्कोर आया है पूरे 20 प्रश्नों को करने के बाद, कितने प्रश्न आप लोग के राइट है, कितने प्रश्न आप लोग गलत है साथियों। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए आप लोग के लिए। ठीक है, तो आज का पार्ट नंबर 17 था। अगले नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में जो अगला पार्ट आप लोग का 18 होगा, तो उसमें भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाएंगे हम लोग आप लोग के लिए, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और सभी प्रश्न PYQ हुए रहेंगे, क्योंकि PYQ को हल करने से आप लोग को तरीका पता चल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछ जाते हैं। और आप लोग को पता RRB जो होती है ना, आप लोग को रिपीटेड प्रश्न अधिकतर कराती है। ठीक है, तो रिपीट कर सकता है आप लोग का प्रश्न साथियों। ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, तो इस बार मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।